बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 9 फिजिक्स के ऊपर एक न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज ला रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह हम आपकी क्लास 9 फिजिक्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे वन शॉर्ट वीडियो के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, हर एक चैप्टर के ऊपर वन शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें उस पूरे चैप्टर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि ये लेक्चर सीरीज एज पर न्यू एग्जाम पैटर्न जो कि 2027 और इससे ऑनवर्ड फेडरल बोर्ड की तरफ से लिया जाएगा, इसके ऊपर बेस कर रही है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूनिट 1 विच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, इसको अपने एक ही वन शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और इस यूनिट को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट जो कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो समेटिव हैं या फॉर्मेटिव हैं, जिनको हमने पढ़ना है और जिनको हमने नहीं पढ़ना, यानी फेडरल बोर्ड की तरफ से एग्जाम नहीं बनेगा। और साथ ही साथ हम इसकी वेटेज भी देख लेते हैं कि फेडरल बोर्ड की तरफ से क्या वेटेज है इस यूनिट की, यानी कितने % के करीब पेपर इस यूनिट 1 में से बनना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देख लें कि कौन से टॉपिक्स हैं जो समेटिव या फिर फॉर्मेटिव हैं, तो यहाँ आपके सामने लिस्ट ओपन है। मैं जस्ट आपको बता दूं कि ये जो पहला टॉपिक है 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, ये फॉर्मेटिव है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सारे टॉपिक, सारे आर्टिकल जो हैं वो सबमिटिव हैं। नीचे आ जाए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये रिलेटेड है फॉर पीबीए, तो हमने पीबीए के ऊपर अलग से लेक्चर बना रखे हैं, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। यहां हम आज के इस यूनिट में इसको डिस्कस नहीं करने वाले। एरर है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव सिग्निफिकेंट फिगर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी रिलेटेड है पीबीए से, लेकिन हमने इसके ऊपर कोई अलग से वीडियो लेक्चर नहीं बनाया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ अगर हम देख लें कि इस यूनिट की वेटेज क्या है जो कि फेडरल बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की गई है, तो ये 9% के करीब पेपर आपका इसमें से बनना है। यानी टोटल जितने भी मार्क्स हैं उसका आपने 9% निकालना है, तो 9% के करीब पेपर जो है वो इस यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट से बनना है। यानी आप कह सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसको आप लोगों ने अब कॉन्सेप्चुअल वे में स्टडी करना है, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न टोटली जो है वो चेंज हो चुका है। तो मूव करते हैं, और 1.1 आर्टिकल आल्दो के ये सब फॉर्मेटिव टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ा देख लेते हैं कि फिजिक्स है क्या, देन फिर हम आगे मूव करेंगे और अगले टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, और फिजिक्स को समझते हैं इन क्वेश्चंस की ही मदद से। यहां देखिए, यहां जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज अ फुटबॉल स्टॉप रोलिंग आफ्टर सम टाइम, कि फुटबॉल चलते चलते थोड़ी देर बाद रुक क्यों जाता है, इसको चलना ही चाहिए। इसी तरीके से पैसेंजर जो हैं वो मूव फॉरवर्ड क्यों होते हैं जब ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है। इसी तरह से न्यूटन ने देखा कि जो राइप फ्रूट है वो नीचे ही क्यों गिरता है, इसके पीछे क्या रीजन है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि व्हाई डज अ मेटल स्पून बिकम हॉट इन अ कप ऑफ टी, कि मेटल स्पून क्यों हॉट हो रही है जब हम उसको कप ऑफ टी के अंदर रख रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इन डिफरेंट क्वेश्चंस को एड्रेस हम तभी कर सकते हैं जब हम फिजिक्स की स्टडी करें। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नेचुरल फिनोमिनाज हैं, यानी नेचर जो है वो इस तरह से बिहेव करती है। तो नेचर का जो बिहेवियर है, इसकी स्टडी बेसिकली क्या है, इसकी स्टडी को ही तो हम फिजिक्स कहते हैं। कि देखें, जैसे ये नेचर बिहेव करती है कि आप किसी भी चीज को मूव करवाएंगे तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, इसका मतलब ये है कि नेचर उसके ऊपर कोई फोर्सेस लगा रही है। इसी तरह से देखें कि ये जो राइप फ्रूट है ये नीचे ही क्यों गिरता है, क्योंकि नेचर इसके ऊपर कोई डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, तभी ये नीचे गिरता है। इसी तरह से ये जो स्पून है ये हॉट क्यों हो रहा है, तो नेचर में ऐसा है कि जो हीट है वो ट्रांसफर कर रही है। तो ये डिफरेंट जो फिनोमिना है, जिसमें अभी हमने बोला फोर्स क्या है, हीट क्या है, या मोशन क्या है, ठीक है, मूवमेंट क्या है, एनर्जी क्या है, तो ये डिफरेंट जो फिनोमिनाज है नेचर के अंदर ये किस तरह से हो रहे हैं, इन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस मीन ये नॉलेज है, इल्म है, दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, कि यूनिवर्स
कायनात किस तरह से काम करती है या किस तरह से बिहेव करती है, बेसिकली इसकी स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। आज के बाद आपने रटी रटाई डेफिनेशन नहीं बतानी किसी को, आपने क्या कहना है कि ये बेसिकली स्टडी है कि हाउ यूनिवर्स वर्क, कि यूनिवर्स कैसे काम करती है। अच्छा जी, इट एक्सप्लेन मैटर, एनर्जी, जैसे कि अभी हमने देखा, मोशन, फोर्सेस, लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी अदर नेचुरल फिनोमेना अराउंड अस। और हमारे इर्द गिर्द जितने भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, इन सब की स्टडी को हम नाम देते हैं फिजिक्स का। अच्छा, इन सब नेचुरल फिनोमेना की स्टडी डिफरेंट साइंटिस्ट ने भी की, जिन्होंने डिफरेंट प्रिंसिपल सेट कर दिए। उन्होंने जब स्टडी किया तो उसी की बेस के ऊपर इन्होंने डिफरेंट प्रिंसिपल सेट कर दिए। जैसे कि माइकल फैराडे ने एक प्रिंसिपल सेट कर दिया कि जब भी आप मैग्नेट को किसी कॉइल के गिर्द मूव करवाएंगे, किसी वायर के गिर्द मूव करवाएंगे, तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये एक प्रिंसिपल सेट हो गया, लेकिन ये नेचर के अंदर था, ये सबसे पहले माइकल फैराडे ने देखा तो इसने ये प्रिंसिपल बना दिया। इसी तरीके से जैसे न्यूटन्स ने डिफरेंट ग्रेविटी और ऑप्टिक्स के ऊपर प्रिंसिपल सेट कर दिए। अभी हम, क्योंकि आपका इतना वो लेवल नहीं है, तो हम इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे कि वो कौन से प्रिंसिपल थे जो इन्होंने सेट कर दिए। इसी तरह से आइंस्टाइन ने जो मैस एनर्जी इक्वेशन हमें बताई, तो वो नेचर को स्टडी करके ही बनाई कि मैस और एनर्जी आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया और गैलीलियो ने एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमें बताया। तो ये जो डिफरेंट प्रिंसिपल डिफरेंट साइंटिस्ट ने सेट कर दिए, इन्होंने फिजिक्स की स्टडी करके ही नेचर के डिफरेंट असूल हमें बता दिए, नेचर के डिफरेंट प्रिंसिपल हमें बता दिए। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन की तरफ जाएं तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जो कि आप स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, दैट स्टडी मैटर्स, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी बेसिकली तो हम यही पढ़ते हैं कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है, और मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है। जैसे कि एप्पल था, अब एप्पल के अंदर कोई ना कोई एनर्जी थी और उस एनर्जी ने यूटिलाइज होना था। जब वो पक गया तो वो जो है वो नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है। अब वो जमीन के ऊपर चला गया तो उसकी सारी एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ के ऊपर से आप लिफ्ट करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, भले कोई भी मैटर है। तो मैटर के अंदर जो एनर्जी आ जाना, कोई चीज बॉल मूव कर रही थी तो बॉल के अंदर एनर्जी आ गई, तो किसी भी मैटर के अंदर जो एनर्जी आ जाती है, तो मैटर और एनर्जी कैसे फिर बिहेव करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इनका इंटरेक्शन कैसे होगा, इस सब की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, फिजिक्स का नाम देते हैं। और ये वो डेफिनेशन है जो आपकी बुक में लिखी है, लेकिन असल में कोई आपसे पूछे तो आपने क्या कहना है कि बेसिकली हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, कि यूनिवर्स किस तरह काम करती है, किस तरह का बिहेव करती है। अब हम मूव करते हैं और अपने उन आर्टिकल्स को कवर करते हैं जो कि सबमिटिव हैं और जिनसे हमारा एग्जाम बनता है। लेकिन ये हमने थोड़ी बेस बना दी है फिजिक्स के ऊपर, ताकि आपको वो आर्टिकल अच्छे से समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं 1.2 आर्टिकल को, विच इज फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, और इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। यहां देखें, फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें विद द हेल्प ऑफ स्केल, इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे कि ये मैस है और इस मैस को एक स्केल के अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। इसके मुकाबले में नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्केल, यानी इनका कोई प्रॉपर स्केल नहीं है जिसकी मदद से हम इनको मेजर कर सकें। इसको क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि हैप्पीनेस है, इंटेलिजेंस है, या फिर ऑनेस्टी है, तो हम इनको मेजर नहीं कर सकते। तो पहला डिफरेंस क्या है जो अभी आप लिखेंगे कि these are the quantities that can be measured and expressed with a number and unit। दो बातें हैं, एक हम इनको मेजर कर सकते हैं और दूसरा इनको एक्सप्रेस करते हैं नंबर और यूनिट में। ठीक हो गया, ये दो बातें हैं। नेक्स्ट अगर हम चीज देखें कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, इनको हम मेजर नहीं कर सकते विद इंस्ट्रूमेंट एंड डू नॉट हैव यूनिट, और इनकी कोई यूनिट भी नहीं होती। एग्जांपल की बात करें तो लेंथ, मास, टाइम, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में हैप्पीनेस, ब्यूटी और इंटेलिजेंस है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको मेजर क्यों करते हैं, क्योंकि इसका साइंटिफिकली यूज्ड है, साइंटिफिकली इसका यूज है, इसकी एप्लीकेशंस हैं, यानी साइंटिफिकली हम इसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं, इसकी कैलकुलेशंस को, इस वजह से हम इसको मेजर कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं कैन नॉट बी मेजर्ड
साइंटिफिकली और ना ही साइंटिफिकली इसका कहीं यूज है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां ये जो आपने पढ़ी कि इट एक्सप्रेस विद द नंबर एंड यूनिट, यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इसको हम नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक नंबर लिखेंगे, जैसे ये 5 लिखा है और साथ में इसकी यूनिट लिखी है, तो ये एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और ये क्या है इसका, इसकी यूनिट है। जैसे मैं अगर हम कुछ और भी लिखते हैं इसके साथ, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम लिखें मैथ्स, तो मैथ्स अगर हम लिखें तो मैथ्स स्मॉल एम से लिखा जाता है, आई एम रियली सॉरी। तो फॉर एग्जांपल हम मैथ्स से लिखें 2 kg, तो 2 तो लिखा लेकिन साथ में हमने इसकी यूनिट भी लिखी। ये जो 2 है ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, यानी ये नंबर है, और ये kg जो है वो क्या है, यूनिट है। तो हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो पोजेस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक इनका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है और एक इनकी यूनिट होती है। ऐसा नहीं होता कि आप कह दें मैथ्स 2 है, तो 2 क्या है भाई, 2 फुट है, 2 मीटर है, 2 किलो है, 2 क्या है, 2 सेकेंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें साथ इसकी यूनिट भी लिखनी है। ऐसे ये मीनिंगलेस होगा कि अगर आप जस्ट ये 2 लिखते हैं। इसी तरह से अगर आप ये साथ kg लिखते हैं और साथ नंबर नहीं लिखते, तब भी ये मीनिंगलेस है। तो इन दोनों सूरतों में हमें क्या करना है कि हमने न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी लिखना है और साथ में क्या लिखना है, इसकी यूनिट भी लिखनी है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम मूव करें, नेक्स्ट हमारे पास 1.2.1 आर्टिकल है विच इज बेस एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अभी आप फिजिकल क्वांटिटीज देखकर आए हैं। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती हैं, एक हमारे पास बेस क्वांटिटी होती है और एक होती है ड्राइव क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी या ड्राइव क्वांटिटी क्या है, इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। यहां देखिए, यहां हमारे पास एक कप ऑफ टी है, और अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करूं कि ये कप ऑफ टी किन चीजों के मिलने से बना है, तो आप कहेंगे कि सर ये कप ऑफ टी जो है वो मिल्क, शुगर और टी के मिलने से बना है। यानी आपने कप ऑफ टी को डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। इन थिंग्स की मदद से आपने कप ऑफ टी को डिफाइन किया। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि ये मिल्क किस से बना है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो मिल्क है वो किसी दूसरी चीज से नहीं मिलकर बना, मिल्क के एटम या मॉलिक्यूल के मिलने से ही बना है। इसी तरह से शुगर के बारे में भी आपकी यही राय होगी कि सर ऐसा नहीं है कि शुगर के अंदर फर्दर कोई चीज ऐड हुई है या फर्दर क्वांटिटीज के मिलने से, फर्दर चीजों के मिलने से ये शुगर बनी है। शुगर के अंदर शुगर के ही एटम है। तो आसान लफ्जों में इन क्वांटिटीज को आप डिफाइन नहीं कर सकते बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज। मिल्क को किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इस कप ऑफ टी को आप डिफाइन कर सकते हैं बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज, बाय अदर थिंग्स। तो जिसको आप डिफाइन कर सकें बाय अदर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी, और जिनको आप डिफाइन ना कर सकें बाय अदर क्वांटिटी, इनको बोलते हैं बेस क्वांटिटी। इसको फर्दर, ये तो जर्नल एक एग्जांपल थी, इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखें, यहां जैसे ये वेलोसिटी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी को डिफाइन करें, तो आप कहेंगे कि सर इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहां आपने वेलोसिटी को कैसे एक्सप्लेन किया, बाय यूजिंग अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ये अदर फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से आपने इस वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया, तो वेलोसिटी ड्राइव्ड होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम क्या है, तो आप कहेंगे कि टाइम है भाई, टाइम तो फर्दर किसी चीज से नहीं मिलकर बना, हम टाइम को आगे कैसे भी डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से मैथ्स ही है भाई, मैथ्स को आगे क्या डिफाइन करें, लेंथ ही है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको अदर फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से डिफाइन कर सकें, इनको बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी, और जिनको डिफाइन ना कर सकें उनको क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज। जैसे ये एरिया है, अब एरिया को अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन करें, तो आप कहेंगे कि सर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू विड्थ। तो आपने दो दूसरी क्वांटिटीज की मदद से इस एरिया को डिफाइन किया, तो ये एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, ड्राइव्ड हो जाएगा। अब देखें यहां कि डेफिनेशन क्या है कि दीज आर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अभी हम बेस क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड यूजिंग अदर फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं कर रही होती, एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ऑल मेजरमेंट। जितनी भी मेजरमेंट्स हैं उन सब की ये फाउंडेशन भी बना रही होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये रॉड है और रॉड इज 5 मीटर लॉन्ग, तो ये जो लेंथ है ये बेस क्वांटिटी है।
अ बैग हैज मैस 2 kg, तो यहाँ ये जो मैस है ये बेस क्वांटिटी है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हम कैसे याद रखें कि बेस क्वांटिटी कौन कौन सी है या ड्राइव क्वांटिटी कौन कौन सी है। तो ये अभी अगली स्लाइड में आ रहा है। जस्ट 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं, आपने जस्ट वही याद रखनी है। इसके अलावा कोई क्वांटिटी आ जाए तो आपने क्या कह देना है, वो ड्राइव क्वांटिटी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है, यहां देखें, पहले ड्राइव क्वांटिटी को देख लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग बेस क्वांटिटीज यूजिंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी बेस क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपने क्या किया, ड्राइव क्वांटिटी को जनरेट कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था कि जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ दो क्वांटिटीज थी, एक डिस्प्लेसमेंट था, एक टाइम था, टाइम थी। तो इन दोनों क्वांटिटीज को आपने डिवाइड किया तो आपके पास एक दूसरी क्वांटिटी बन गई जो कि वेलोसिटी है और जो कि क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये कैसे हासिल हुई, बाय डिवाइडिंग टू अदर बेस क्वांटिटी, या आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। और ये डिपेंडेंट होती हैं बेस क्वांटिटीज के ऊपर। जैसे कि यहाँ लिखा है कि कार मूव्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड, तो यहाँ डिस्टेंस और टाइम को आपने डिवाइड किया तो आपके पास स्पीड आ गई, और स्पीड कितनी है जिसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब वही बात कि नेक्स्ट ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ड्राइव्ड हैं या बेस हैं, इनको हम मेजर कैसे करते हैं। तो इनको मेजर करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है, वो है यूनिट। तो यूनिट क्या है, यूनिट वो स्टैंडर्ड है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, भले वो बेस हो या फिर वो ड्राइव्ड हो। लेकिन यूनिट क्या है, वो स्टैंडर्ड है जिसमें हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। अगर बेस क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग यूनिट है तो उसको हम बोलेंगे बेस यूनिट, और ड्राइव क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग यूनिट है तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट। अब देखें कि बेस यूनिट क्या है, तो ये वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि बेस क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग हैं। अच्छा अब ये कौन कौन सी हैं, ये देखें, ये बेस क्वांटिटीज हैं 7, ये आप लोगों ने याद रखनी है। 7 बेस क्वांटिटीज हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो ये 7 बेस क्वांटिटी याद रखनी है और इनके करस्पॉन्डिंग इनकी यूनिट। इसके अलावा कोई भी क्वांटिटी आपसे पूछे तो आपने क्या कह देना है, सर वो ड्राइव क्वांटिटी है। अब ये बेस क्वांटिटी लेंथ को किस में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट भी आपको आनी चाहिए, मीटर में। ये एसआई यूनिट है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास इनकी यूनिट्स हैं। मैस की यूनिट क्या है, किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां देखें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसमें अभी हम देख रहे हैं एसआई ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट क्या है, these unit are formed by the combining base unit using multiplication और division। यदि बेस यूनिट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो ड्राइव्ड यूनिट आ जाती है। जैसे कि एरिया है, तो एरिया क्या है, ये अब लेंथ और लेंथ के मिलने से बना है एरिया, तो ये ड्राइव्ड हो गई, ड्राइव क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह से वॉल्यूम जो है, इसका फार्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। 3 लेंथ आ रही है ना, तो 3 बेस क्वांटिटीज के मिलने से बनी है। स्पीड और वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम के मिलने से बनी है। फोर्स मास और एक्सेलरेशन के मिलने से बनी है। वर्क फोर्स और डिस्टेंस के मिलने से बनी है। अच्छा ये देखें, यहां अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये जो क्वांटिटीज हैं वो बेस क्वांटिटीज हैं या ड्राइव क्वांटिटीज हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है पॉइंट, आपने जस्ट 7 बेस क्वांटिटीज याद रख लें, ये जो सामने लिखी है। इसके अलावा अगर कोई क्वांटिटी है तो आपने क्या कह देना है, वो ड्राइव क्वांटिटी है। अब देखें लेंथ, लेंथ क्या है, क्योंकि इन 7 में लाई कर रही है तो ये बेस होगी। फोर्स इन 7 में लाई नहीं कर रही तो ये ड्राइव्ड होगी। मैस इन 7 में लाई कर रही है ना, तो ये बेस होगी। वेलोसिटी इन 7 में लाई नहीं कर रही तो ये ड्राइव्ड होगी। टाइम इसमें लाई कर रही है तो ये क्या होगा, बेस क्वांटिटी। टेम्परेचर इसमें लाई कर रहा है इन 7 में तो ये बेस है। एरिया इसमें लाई नहीं कर रही बेस में तो ये ड्राइव्ड है। वर्क इसमें लाई नहीं कर रही तो ड्राइव्ड है। इलेक्ट्रिक करंट इसमें लाई कर रही है सॉरी, तो ये क्या है, बेस क्वांटिटी है। वॉल्यूम इसमें लाई नहीं कर रही तो ये क्या होगी, ड्राइव्ड होगी। तो ये देखें इसके आंसर भी हैं साथ ही। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं 1.4 आर्टिकल विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म हो या साइंटिफिक नोटेशन हो, दोनों का एक ही मतलब है।
अब देखें कि जब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास जो उनका मैग्नीट्यूड होता है वो सम टाइम बहुत बड़ा या बहुत छोटा आ जाता है। जैसे अगर हम कहें कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बहुत छोटा मैस है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि मैस ऑफ अर्थ, तो ये बहुत बड़ा मैसिव बॉडी है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसी तरीके से जैसे हम कहें कि अर्थ से जो सन तक डिस्टेंस है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो कुछ मेजरमेंट्स ऐसी होती हैं या कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा आता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैग्नीट्यूड आया है 4, 5 और आगे ये 6 जीरो आ गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 जीरो आ गए हैं, और साथ में इसकी यूनिट भी लिखी है जो कि मीटर है। तो ये एक बड़ा नंबर है। तो हम इस बड़े नंबर को अगर हम इजी वे में लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन हमारी हेल्प आउट करती है कि किसी भी बड़े नंबर्स को अगर हम 10 रेज़्ड टू पावर में लिखते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब देखें इस नंबर का कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो अगर किसी नंबर का डेसिमल पॉइंट ना हो तो कंसीडर किया जाता है कि वो आखिर में है। तो ये आपने डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव करवाना है पहले डिजिट तक। देखिए यहां से मूव करवाने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। पहले नॉन जीरो डिजिट तक आपने ये डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव करवाना है 4.5 और आगे जीरो आप हटा सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 7 आ जाएगा और साथ में हम क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। तो ये देखें ये हमारे पास एक नंबर था जो कि बहुत बड़ा था, इसको हमने क्या किया 10 रेज़्ड टू पावर में लिख दिया, तो ये क्या बन गई साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो किसी भी नंबर्स को जो कि बहुत बड़ा हो या फिर बहुत छोटा, दोनों केसेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर यूं लिखा होता 0.00045 ऐसे लिखा होता। अब पहला डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वो 4 है। 4 के बाद आपने इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है, तो मूव करवाएं 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -5। जब लेफ्ट साइड से आएगा तो एक्सपोनेंट के साथ जो है वो नेगेटिव साइन आएगा, तो साथ में अगर इसकी कोई यूनिट है तो वो भी लिख दें, मीटर, और डेफिनेटली यूनिट होगी। तो यहां देखें कि ये हमने इस नंबर को जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल था तो इसको हमने क्या लिख दिया 10 रेज़्ड टू पावर में लिख दिया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्सट्रीमली स्मॉल या एक्सट्रीमली लार्ज नंबर को अगर आप 10 रेज़्ड टू पावर में एक्सप्रेस करें तो ये साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ जैसे कि डेफिनेशन लिखी है, और इससे पहले कि यहाँ मैं ये रिमूव कर दूं कि हमारे पास क्या है, चलें ये लिखा रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म also called the scientific notation is a way of writing very large or very small number in a short and easy format, यानी नंबर ग्रेटर देन 10 द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर था एग्जांपल 1 में, इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ है, इसका डेसिमल पॉइंट नहीं है तो बिल्कुल एंड पर होगा। ये डेसिमल पॉइंट आपने मूव करवाना है और पहले डिजिट के पास लेकर आना है 4 के बाद, तो मूव करवाएं 1, 2, 3 और ये 4, तो यहां तक हम लेकर आए। तो ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन 10 था, तो इस वजह से इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, तो पावर जो है 10 टू पावर 4 है। लेकिन ये नंबर छोटा है, लेस देन 10 है, तो इस वजह से ये जो इसका एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है। अब यहाँ से मूव करवाए नंबर पहले डिजिट के पास 1, 2, 3, तो लेफ्ट साइड से जब आएगा तो 10 टू पावर -3, तो 3 के बाद आपका आ गया। तो किसी भी नंबर को, ये आपकी एग्जाम्पल हुई है आपकी बुक के ऊपर, किसी भी नंबर को 10 टू पावर में लिख देना, ये हमारे पास क्या कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं 1.5 आर्टिकल को, विच इज प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। अब देखें कि प्रीफिक्स, अगर आप इस वर्ड के ऊपर गौर करें तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है लगा देना, यानी पहले लगा देना। अब किससे पहले लगा देना, यूनिट से पहले। अगर हम एक लेटर लगा दें, वो जो लेटर होगा वो पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसको अगर हम लगा दें तो इसको हम नाम देते हैं प्रीफिक्स का। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लिख रहे थे, तो अगर हमारे पास ये है 4.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 3 और साथ में हम लिख देते हैं मीटर। तो देखिए कि अभी हमने देखा कि ये जो फॉर्मेट है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन है। अब देखिए यूनिट से पहले ये जो 10 रेज़्ड टू पावर 3 लिखा है ना, यानी 10 रेज़्ड टू पावर 3 है, 10 का मल्टीपल है,
इसको अगर हम रिप्लेस कर दें विद लेटर, तो और इसका जो लेटर है 10⁻³ जो है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद प्रीफिक्स के, किलो से। तो के से अगर हम इसको रिप्लेस कर लें और साथ में मीटर लिख दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमने जो ऐड कर दिया के, ये प्रीफिक्स हो जाएगा। यानी यूनिट से पहले आपने एक लेटर ऐड कर दिया इन द रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 के मल्टीपल्स को या 10⁻⁴ को आपने रिप्लेस कर दिया विद अनदर लेटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। अब हम इसको फर्दर एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो देखें कि यहाँ जैसे कि है कि प्रीफिक्सेस आर द लेटर्स एडेड बिफोर अ यूनिट, यानी ये यूनिट से पहले ऐड किए जाते हैं टू शो हाउ लार्ज और स्मॉल दैट यूनिट इज, कि यूनिट कितनी लार्ज या स्मॉल है। ईच प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 10, हर एक प्रीफिक्स जो है वो पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, प्रीफिक्सेस मेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन फर्दर इजियर, इनका काम क्या हुआ कि ये ज्यादा उसको इजी बना देते हैं। लार्ज नंबर आर सिंपली रिटन इन मोर कन्वीनियंट प्रीफिक्स विद यूनिट। अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं। अब किलो का सिंबल के है और 10⁻³ अगर कहीं लिखा है तो हम इसको रिप्लेस कर लेंगे विद किलो, के से। 10⁻⁻² लिखा है तो इसको हम सेंटी से रिप्लेस कर लेंगे। 10⁻³ लिखा है तो इसको मिली से, स्मॉल m से रिप्लेस कर लेंगे। 10⁻⁻6 है तो ये हमारे पास प्रीफिक्स है माइक्रो का और जिसका सिंबल म्यू है। इसी तरह से 10⁻6 है तो मेगा है। अब आप देख रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि 10⁻⁴ और 10⁻⁵ का प्रीफिक्स डिफाइन नहीं है, तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से 10⁻⁹ जो है इसको हम गीगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जितने प्रीफिक्स हैं, ये आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, आपने सारे याद करने हैं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनने हैं, तो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह ज़रूर एग्जाम में आएंगे। तो आपने सारे प्रीफिक्सेस याद रखने हैं कि 10⁻³ का जो प्रीफिक्स है वो क्या है, तो वो है मिली है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं और एग्जाम्पल से मजीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि अभी हम देख कर आए हैं कि 45,000 मीटर। तो देखें इस 1000 को हमने पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, यानी इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ है, मूव करवाया तो 10⁻³ आ गया। अब देखें 10⁻³ का प्रीफिक्स हमारे पास है, जितना प्रीफिक्स होगा उतना आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। तो 10⁻³ का प्रीफिक्स था तो उतना हमने मूव किया इसको, यानी ये डेसिमल पॉइंट यहाँ था। देखें अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाते तो फिर हम इसको कैसे लिखते, यानी ये देखें, ये थोड़ा सा आप फर्क कर लें। अगर हम ये इस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 45,000 मीटर है, ठीक हो गया। अब इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। इसको अगर हम मूव करवाएं पहले डिजिट तक, 1 2 3 और ये 4 आता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। लेकिन ऐसा लिखना ठीक नहीं है। ये साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन यहां जब प्रीफिक्सेस की बात आएगी तब ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि 10⁻⁴ का प्रीफिक्स हमारे पास है ही नहीं। देखिए आप, 10⁻³ का है, 10⁻⁻² का है, -3 का है, -6 का है, +6 का है, यानी 3 के बाद आप देख सकते हैं +6 है। 3 के बाद 4 5 का प्रीफिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमें इसको 4 नहीं मूव करवा सकते। तो हम इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ 3 तक रोक लेंगे, यानी ये पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है ना, 1 2 और यहां तक 3, तो 45 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिख देंगे, क्योंकि 10⁻³ का प्रीफिक्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो 10⁻³ लिख दिया और साथ मीटर। अब 10⁻³ जो है ना, इसको हम रिप्लेस कर लेंगे विद किलो, और किलो का सिंबल क्या है, के है, तो के से रिप्लेस कर लेंगे, साथ मीटर वैसे का वैसा। तो ये हमने किलोमीटर लिख दिया। इस तरह आप यहां देखें तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ है, ये मूव करवाते हैं 1 2 और 3 मूव करवाएंगे, और 10⁻⁻³ का जो है वो प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है मिली स्मॉल m, तो इस 10⁻⁻³ को रिप्लेस कर लिया स्मॉल m से, तो ये मिली सेकंड बन जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक के ऊपर हैं, इसको करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में फर्दर एग्जांपल्स को कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं 1.6 आर्टिकल विच इज अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ लेट्स सपोज आप वॉक करते हैं 5 किलोमीटर और आपसे कोई पूछता है कि आपने कितनी वॉक की। तो अगर आप उसको ये अप्लाई करते हैं कि मैं 5 किलोमीटर चला हूँ, तो ये जो आपने उसको क्वांटिटी बताई ना 5 किलोमीटर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ये आपसे करता है कि आपने कहाँ 5 किलोमीटर की वॉक की, तो आप फिर रिप्लाई करते हैं कि मैंने 5 किलोमीटर की वॉक जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में की। तो
یہ جو آپ نے نہ صرف اس کو نومیریکل میگنیٹیوڈ بتایا بلکہ ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ڈائریکشن بھی بتائی، تو اب یہ جو کوانٹٹی ہے وہ ویکٹر بن جائے گی. تو ایسی وہ کوانٹٹی جس میں جسٹ آپ نومیریکل میگنیٹیوڈ بتاتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں اسکیلر کوانٹٹی. لیکن ایسی کوانٹٹی جن میں آپ نومیریکل میگنیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی بتاتے ہیں، ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ویکٹر کوانٹٹی. یہی اسکیلر اور ویکٹر میں ڈفرنس ہے. یہاں دیکھیں اگر ہم فردر ڈفرنس کی بات کریں تو اسکیلر کوانٹٹیز آر دوز دیٹ ہیو اونلی میگنیٹیوڈ while vectors quantities have magnitude as well as directions. اچھا اگر آپ فردر اس میں دیکھیں کہ جو اسکیلر کوانٹٹیز ہیں اس میں جیسے کہ ڈسٹنس ہے یہ اسکیلر کوانٹٹی ہے، لیکن جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ویکٹر کوانٹٹی ہے. اب اگین کوشچن یہ ہے کہ یہ ویکٹر کیسے ہے؟ یہ ویکٹر اس طرح سے ہے کہ یہاں آپ نے ڈائریکشن بھی بتانی ہے کہ 10 کلومیٹر ڈسپلیسمنٹ ہے لیکن وہ کس ڈائریکشن میں ہے؟ بھائی ایسٹ ڈائریکشن میں ہے. یوزلی ہم اپنی فزکس وغیرہ میں اپنی کیلکولیشن میں یہ ایسٹ آگے نہیں لکھتے، لیکن اصل میں ہمیں یہ ڈائریکشن لکھنی چاہیے. اس طرح سے ویلوسٹی جو ہے آپ کہیں گے کہ 40 کلومیٹر پر آور ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ڈائریکشن بھی لکھنی ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں ہے، نارتھ ڈائریکشن میں. تو یہ ویکٹر کوانٹٹی آپ ادھر دیکھ لیں، ان سب کے ساتھ کسی کے ساتھ ڈائریکشن نہیں لکھی لیکن ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکشن لکھی ہے. جیسے فورس ہے تو فورس اب یہ 10 نیوٹن کی فورس ہے لیکن کس ڈائریکشن میں ہے، رائٹ ہے، لیفٹ ہے، اپ ہے، ڈاؤن ہے، تو کس ڈائریکشن میں فورس لگ رہی ہے یہ بتانا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ جتنی کوانٹٹیز لکھی ہیں یہ ساری کی ساری ویکٹر کوانٹٹیز ہیں کیونکہ ان میں میگنیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی بتانی ہے. جبکہ یہ جو کوانٹٹیز ہیں یہ جسٹ جو ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں یا ایکسپلین کر رہے ہیں یوزنگ میگنیٹیوڈ. میگنیٹیوڈ سے ان کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسکیلر کوانٹٹی ہے. نیکسٹ اگر ہم موو کرتے ہیں، نیکسٹ اب یہ کوشچن ہے کہ آپ گرافیکلی ویکٹر کوانٹٹیز کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو گرافیکلی ویکٹر کوانٹٹیز کو اگر ہم ریپرزینٹیشن کی بات کریں تو گرافیکلی ویکٹر کوانٹٹیز کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ود ایرو ہیڈ. اب دیکھیں کہ ایرو ہیڈ کی جو لینتھ ہے یہ اس کا ویکٹر کوانٹٹی کا میگنیٹیوڈ ہوگا، یہ میگنیٹیوڈ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوگی، اور ایرو ہیڈ کی جو ڈائریکشن ہوگی یہ اس ویکٹر کوانٹٹی کی ڈائریکشن بتا رہی ہوگی. لیٹ سپوز اب دیکھیں فار ایگزامپل یہاں میں ایک ڈرا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے. دیکھیں فار ایگزامپل یہ ایک ایرو ہیڈ میں نے لگایا ہے اور یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک فورس کو جس کا میگنیٹیوڈ جو ہے وہ 5 نیوٹن ہے. ٹھیک ہے، 5 نیوٹن ہے، اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیسی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اپ ورڈ ہے. لیکن اگر میں ایک اور ڈاؤن ورڈ فورس بتاؤں اور اس کا جو میگنیٹیوڈ ہوگا ڈیفینیٹلی یہاں میں نے ایرو ہیڈ کی جو لینتھ ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ 10 نیوٹن کی فورس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو جتنا ایرو ہیڈ کا سائز بڑا ہوگا وہ زیادہ میگنیٹیوڈ کا بتائے گا، اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اپ ورڈ ہے یا پھر ڈاؤن ورڈ ہے. اچھا دوسری چیز دیکھیں کہ اس پارٹ آف جو ایرو ہے، ایرو کے پارٹ اگر ہم دیکھیں تو ایک ٹیل ہے، اس میں ایک ہیڈ ہے اور ساتھ میں اس کا میگنیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تین چیزیں ہیں کہ لینتھ آف ایرو جو ہے وہ میگنیٹیوڈ کو شو کر رہی ہوگی. دوسری چیز ہے کہ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ سمبولیکلی ویکٹرز کو کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ویکٹر کوانٹٹیز کو، تو ویکٹر کوانٹٹیز کو سمبولیکلی ہم عام طور پر بولڈ لیٹر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. یعنی جیسے فورس ہے تو فورس کو آپ نے بولڈ کر کے لکھنا ہے، موٹا کر کے لکھنا ہے. اور اگر آپ بولڈ کر کے نہیں لکھتے تو پھر فورس لکھ کر جسٹ آپ اس کے اوپر ایرو ہیڈ ڈال دیں گے، ایرو لگا دیں گے اس کے ٹاپ کے اوپر، تو یہ بھی ریپرزینٹیشن ہے ویکٹر کوانٹٹی کی سمبولیکلی. اچھا جی، تو یہ جس طرح کی اگزامپل ہے ویلوسٹی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلوسٹی لکھ کر وی لکھ کر تو ہم نے اوپر کیا لکھ دیا؟ ایرو ہیڈ ڈال دیا. جسٹ اگر آپ نے خالی وی لکھا ہے، اس کے اوپر ایرو ہیڈ نہیں ڈالا یا اس کو بولڈ کر کے نہیں لکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سپیڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں ہم نے جسٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلوسٹی کے اوپر جو ہے وہ ایرو ہیڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویکٹر کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ڈسپلیسمنٹ ایس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایرو ہیڈ، اور اسی طریقے سے فورس کے اوپر بھی یہاں ایرو ہیڈ اور ساتھ اس کے بتا رہا ہے کہ ڈائریکشن کون سی ہے. تو یہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ویکٹرز کو سمبولیکلی، گرافیکلی ایرو ہیڈ سے، اور سمبولیکلی ہم لیٹر لکھ کر بولڈ لیٹر لکھتے ہیں یا پھر اس لیٹر کے اوپر ایرو ہیڈ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب ڈیئر اسٹوڈینٹس کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ کین وی ایڈ ویکٹرز گرافیکلی ویکٹرز کو کیسے ایڈ کرتے ہیں. لیٹس سپوز یہاں ہمارے پاس 3 ویکٹرز ہیں، ایک ہے ویکٹر اے، ایک ہے ویکٹر بی اور ایک ہے ویکٹر سی. تو ویکٹرز کو ایڈ کرتے ہیں بائی ہیڈ ٹو ٹیل رول میتھڈ. تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ فرسٹ ویکٹر لیں گے
और इसको सबसे पहले प्लॉट करेंगे। आप कोई भी वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि किस वेक्टर को आपने पहला वेक्टर मानना है। किसी भी वेक्टर्स को आप पहला वेक्टर मान सकते हैं। लेट्स सपोज ये ए है तो इसको हम पहला वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, हमने इसको ड्रॉ करना है। अब दूसरे वेक्टर्स को इस तरह इसके साथ अटैच करना है कि इसका हेड पहले वेक्टर का और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में कनेक्ट हो। तो देखिए कि दूसरे वेक्टर का जो हेड है, आपने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, यानी जो इसका एंगल है बन रहा है वो वैसे का वैसा रहना है। जस्ट इसको पिक करके यहाँ जैसे उठाकर हाथ से हम इसको यहाँ इसके साथ रख रहे हैं, तो ये हमने अटैच कर लिया। तो दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ आपने कनेक्ट करनी है। अब थर्ड वेक्टर देखें, थर्ड ये सी है, तो सी को हमने क्या किया, सी वेक्टर की जो टेल थी वो और बी वेक्टर का जो हेड है, इन दोनों को आपस में मिला लिया। तो ये हमारे पास जो है वेक्टर्स को हमने ऐड कर लिया। अब हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर लगाना है, और रिजल्टेंट वेक्टर कैसा वेक्टर होना चाहिए, एक ऐसा वेक्टर जिसकी हेड दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिल रही हो और जिसकी टेल दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिल रही हो। इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है। ये जो आर वेक्टर है वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। और इन सब वेक्टर का जो कंबाइन इफेक्ट है वो ये आर वेक्टर हमें बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। इन सब वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें, यानी यूं समझ लें कि एक फोर्स यूं लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इन तीनों फोर्सेस का कंबाइन इफेक्ट क्या होगा। तो इन तीनों फोर्सेस का जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो हमें ये आर बता रहा है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद दिस मैग्नीट्यूड। तो इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्लास 9 का वो सब्जेक्ट नहीं है, हमने इधर यहाँ कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट ड्रॉ करना है। एक और वेक्टर देख लें। अब देखें जैसे यहाँ हमारे पास एक वेक्टर n है और एक वेक्टर v है। इन दोनों को कैसे ऐड करना है, पहले किसी भी वेक्टर को ड्रॉ कर लीजिए। लेट्स सपोज हमने n वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर लिया। उसके बाद दूसरे वेक्टर को इस तरह से अटैच करना है कि इसकी दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाए। तो ये कनेक्ट हो गई, और ये जो वेक्टर है ये इन दोनों का रिजल्ट है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर हम इसको कहते हैं। तो हमने जो मेथड सीखा है, इस मेथड को कहते हैं हेड टू टेल रूल मेथड। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं और सेकेंड वेक्टर को इस तरह से उसके साथ कनेक्ट करते हैं कि सेकेंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाती है। ये स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को कवर करते हैं विच इज 1.8 आर्टिकल ऑफ योर बुक, और इसका नाम है जी एरर। अब ये एरर क्या है इसको समझिए विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। यहां देखें, यहां हमारे पास एक पेंसिल है और एक टीचर है, और वो हमें कहते हैं कि बच्चों इस पेंसिल की लेंथ मुझे विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजर करके दो। अच्छा, सर को पता है कि इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। अब सर को पता है कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। आई एम रियली सॉरी, आपको नजर भी आ रहा है कि इसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अब सर बच्चों को कहते हैं कि इसको मेजर करके दो। तो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है और वो इसको मेजर करते हैं, ऑब्जर्व रीडिंग लेते हैं इसकी, तो वो बताते हैं कि सर इसकी जो रीडिंग है, इसकी जो लेंथ है मेरे ख्याल में 11.8 सेंटीमीटर है। एक्चुअल रीडिंग तो इसकी 12 सेंटीमीटर है, ऑब्जर्व कितनी की 11.8 सेंटीमीटर। तो इसमें डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक्चुअल रीडिंग में और ऑब्जर्व रीडिंग में डिफरेंस क्रिएट हो गया। और ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस जो है वो 0.2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। यानी इन दोनों को माइनस करें तो 0.2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो एरर सिंपली क्या है, एरर सिंपली हमारे पास एक्चुअल रीडिंग और ऑब्जर्व रीडिंग में जो डिफरेंस आता है किसी भी मेजरमेंट्स के दौरान, इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं एरर का नाम देते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी चीज ये है कि जितनी भी मेजरमेंट्स हो, अब इसकी क्योंकि हमारे सर को पहले रीडिंग पता थी, सर को रीडिंग पता थी कि भाई इसकी जो एक्चुअल रीडिंग है वो 12 सेंटीमीटर है। लेकिन अब फर्स्ट टाइम पेंसिल आ रही है, फर्स्ट टाइम किसी कंपनी ने बनाई है, नहीं पता भाई इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट कितनी है, तो हमें कहा जाता है कि इसको मेजर करें। तो हो सकता है कि हम बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट, बिल्कुल एक्यूरेट मेजर ना कर रहे हों। हो सकता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला हो, या हमें सही से मेजर ना करना आता हो, किसी भी वजह से हम उसकी बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट ना बता रहे हों, तो हम ये कहेंगे कि भाई इसमें कुछ ना कुछ जो है हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एरर हो सकता है हमारी रीडिंग के अंदर। हम अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा बता रहे होंगे, लेकिन स्टिल उसके अंदर हो सकता है कोई ना कोई एरर हो। तो जितनी भी मेजरमेंट होती हैं, हर मेजरमेंट के अंदर हर मेजरमेंट जो है वो अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट्स होती हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एरर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है।
जितना ज्यादा एरर आता जाएगा उतनी आपकी वैल्यू जो है वो अनएक्यूरेसी की तरफ अनएक्यूरेट होती चली जाएगी, और जितना ये एरर कम से कम होगा उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट होती चली जाएगी। लेकिन याद रहे, कोई भी मेजरमेंट हम बिल्कुल एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। हर मेजरमेंट के अंदर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, यानी एरर जो है वो एक, अब यूं भी कह सकते हैं कि इज सिंपली अनसर्टेनिटी, यानी अनसर्टेनिटी का मतलब है बेयकीनी, दैट अराइजेस ड्यूरिंग मेजरमेंट्स, यानी जो मेजरमेंट के अंदर अराइज होती है। नेक्स्ट चलते हैं और एरर की टाइप्स को स्टडी करते हैं। एरर की टाइप्स की अगर हम बात करें तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एरर जो कि आपकी बुक में बताई गई हैं। वन इज सिस्टमैटिक एरर एंड अनदर वी हैव रैंडम एरर। अब हम डिटेल से इन टाइप्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर को। और एरर की अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एरर जो कि आपकी बुक में बताई गई है। एक है सिस्टमैटिक एरर और एक है रैंडम एरर। अच्छा, ये जो सिस्टमैटिक एरर है, अगर आप इसके वर्ड के ऊपर गौर करें तो सिस्टमैटिक का मतलब होता है तरतीबवार, ऐसी गलती, ऐसी मिस्टेक जो तरतीब से आ रही हो। और रैंडम का मतलब है बेतरतीबी गलती। इसको फर्दर समझते हैं इस फिगर की मदद से। यहां देखें, यहां हमारे पास एक वेइंग बैलेंस मशीन है और इस वेइंग बैलेंस मशीन की मदद से हम किसी भी चीज का मैस मेजर करते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर ये जो हमारे पास वेइंग बैलेंस मशीन है, इसकी ट्रे बिल्कुल एम्प्टी है, यानी कोई मैसिव बॉडी हमने नहीं रखी इसके ऊपर, लेकिन स्टिल ये 10 kg का मैस हमें शो कर रही है। इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट खराब है, इसके अंदर 10 kg का एरर है। अब जब हम 50 kg मैस इसके ऊपर रखेंगे तो ये हमें कितना बताएगी? ये 60 kg बताएगी, यानी 10 kg इंक्रीज करके हमें बताएगी। इसी तरह से 60 kg का मैस अगर हमने यहां रखा तो ये हमें कितना बताएगी? ये 70 kg बताएगी। 70 kg रखा तो कितना बताएगी? 80 kg बताएगी। यानी हर एक मैसिव बॉडी का जो मैस होगा वो 10 kg हमें ज्यादा करके ही बताएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी का मैस 50 kg है तो ये 40 kg बताए। इसका मतलब ये है आसान लफ्जों में कि ये एक ही डायरेक्शन में एरर रिपीट हो रहा होगा, यानी ये सिस्टमैटिक एरर है, तरतीब से गलती आ रही है। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन है कि स्टार्ट में अगर यहां -10 kg लिखा होता तो जब हम किसी भी मैस का किसी भी मैसिव बॉडी का मैस लेते तो ये हमें 60 के बजाय 40 kg बताती। अगर ये इसका 50 है तो ये 40 kg बताती, 40 है तो 30 kg बताती, यानी -10 जो है वो लेस करके ही बताती। तो इसका मतलब ये है कि जब ये एरर आएगा, ये जो एरर है या तो पॉजिटिव साइड पर होगा, जब जितनी भी मेजरमेंट लेंगे हमेशा पॉजिटिव साइड पर ही होगा, या फिर अगर ये नेगेटिव हुआ तो जितनी भी मेजरमेंट लेंगे हमेशा ये नेगेटिव साइड पर ही आएगा। यानी ये कंसिस्टेंट होगा, एक ही साइड पर कंसिस्टेंट होगा, दोनों साइड्स पर नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि कभी ये 60 बताए कभी ये 50 बताए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है, यानी ये प्योरली इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जिस तरह इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर होगा ये वो उसी को रिफ्लेक्ट करेगा रीडिंग्स के अंदर, मेजरमेंट्स के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन ये हुई कि सिस्टमैटिक एरर टेंड टू अकर कंसिस्टेंटली इन वन डायरेक्शन। ये एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली अकर करेगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, नहीं, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको दोबारा सुनिए अगर आपको समझ नहीं आई तो। दूसरी बात, अब आ जाते हैं रैंडम एरर के ऊपर। देखें, ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम है। अच्छा, ये इस पेंडुलम को अगर यहां आप एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करते हैं, ये जाता है दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर और फिर वापस आ जाता है। इसका ये जाना और वापस आना, इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑसिलेशन कहते हैं, इसको ऑसिलेशन बोला जाता है, या एक वाइब्रेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह ये जाएगा वापस आएगा, एक ऑसिलेशन करेगा। अब हमें हमारे टीचर कहते हैं कि बच्चों बताओ कि भाई इसकी रीडिंग बताओ कि 1 मिनट के अंदर ये कितनी ऑसिलेशन करता है, यानी ये जाता है वापस आता है फिर जाता है फिर वापस आता है। तो 1 मिनट के अंदर मुझे ये इसकी ऑसिलेशन बताओ। अब ये देखें, आप 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट बताती हैं कि सर जो है इसकी ऑसिलेशन जो है वो 90 ऑसिलेशन करता है। ये बच्चा काउंट करता है तो ये कहता है कि सर ये 20 ऑसिलेशन करता है। अब ये बच्चा काउंट करता है तो ये बताता है सर को कि सर ये 21 ऑसिलेशन करता है। तो आप देखें, अब एक्चुअल सर को पता है कि इसको जो है वो 20 ऑसिलेशन करनी चाहिए, लेकिन कभी ये 19 ऑसिलेशन करता है ये पेंडुलम, और कभी ये 21 ऑसिलेशन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरर है कभी इंक्रीज हो जाता है कभी डिक्रीज हो जाता है। अब ये इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हो रहा है तो इसकी रीजन हमें नहीं पता।
یہ انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ آسیلیشن میں فلکچویشنز آتی ہیں. یہ میں نے خود دیکھا ہے. جب میں یونیورسٹی کے اندر تھا تو ہمیں ہمارے ٹیچرز نے بالکل ایسے ہی کہا تھا کہ آپ آسیلیشن کیلکولیٹ کریں. تو ہم اس کی آسیلیشن کیلکولیٹ کر رہے تھے تو ہماری بالکل ایکوریٹ آسیلیشن نہیں آ رھی تھی. تو ہمارے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ ہم کیوں نہ اس طرح سے کریں کہ فین کو آف کر دیں. تو جب ہم نے فین کو آف کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ بالکل جو ریڈنگز تھی, جو میجرمنٹس تھی, وہ ٹوٹلی چینج ہو رہی تھی اور ہماری ریڈنگز جو ہے وہ کلوز ٹو ایکوریٹ آ رہی تھی. کیونکہ فین کے چلنے سے جو ہے وہ ان کی آسیلیشن جو تھی وہ فرق پڑ رہی تھی, یعنی آسیلیشن کم زیادہ ہو رہی تھی. تو اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کافی پرانی بات ہے, مجھے یاد نہیں ہے کہ ایکوریٹ ویلیو کیا تھی یا کیا ریزلٹس تھے, لیکن مجھے اتنی بات یاد ہے کہ فین کو جب ہم نے روکا تھا تو آسیلیشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گئی تھی. تو اس طرح آپ لوگ خود بھی آبزرو کر سکتے ہیں کہ اس کے جو ریزن ہوتے ہیں وہ ان نون ہوتے ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے, جبکہ سسٹمیٹک ایرر میں ہمیں ریزن نون ہوتے ہیں. اچھا, اب ہم اسی پوائنٹس کو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں. دیکھیں, رینڈم ایرر ٹینڈ ٹو اکر کنسسٹنٹلی ان بوتھ ڈائریکشن. یہ بوتھ ڈائریکشن میں کنسسٹنٹلی اکر ہوتا ہے, پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے. دوسری بات, کازز آف ایرر آر نون. اس میں جو ایرر کے کازز ہوتے ہیں وہ نون ہوتے ہیں, وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایرر کس وجہ سے ہو رہا ہے. اٹ کین بی کازڈ بائی پرسنل اور انسٹرومنٹل ایرر, یعنی کسی پرسن کے پراپر سکلڈ نہ ہونے کی وجہ سے, یعنی کسی پرسن کو صحیح سے ریڈنگز نہیں آتی تو تب بھی ایرر رائز ہو سکتا ہے. یا آپ کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ اگر انکیلیبریٹڈ ہے, پراپر کیلیبریٹڈ نہیں ہے, اس کے اندر پہلے سے ایرر ہے, تو سسٹمیٹک ایرر رائز ہو سکتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو ہمارے پاس ویئنگ بیلنس مشین تھی اس کے اندر 10 kg کا ایرر تھا. اچھا, اس کی جو ریزن ہے یہ ان نون ہے. اٹ کین بی کاز بائی فلکچویشن ان ایکسپیریمنٹل کنڈیشن. ایکسپیریمنٹل کنڈیشن میں فلکچویشن آنے کی وجہ سے یہ ایرر رائز ہوتا ہے. اچھا, تیسری چیز, اٹ کین بی مینیمائزڈ. آپ اس کو مینیمائز کر سکتے ہیں بائی چوزنگ بیٹر انسٹرومنٹ اور مینیمائزنگ پرسنل بائز سچ ایز مچ ایز پاسبل. اور اس کو آپ مینیمائز کر سکتے ہیں بائی ٹیکنگ ریپیٹڈ میجرمنٹ. بار بار میجرمنٹ لیں اگر آپ, تو آپ کافی حد تک اس ایرر کو مینیمائز کر سکتے ہیں. اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں 1.9 آرٹیکل کو, وچ از پریسیجن اینڈ ایکوریسی. اور یہ جو پریسیجن یا پھر ایکوریسی ہے, یہ جو دونوں ٹرمز ہیں ہمارے مائنڈ میں تب آتی ہیں جب ہم میجرمنٹس لے رہے ہوں. اچھا, اب میجرمنٹس کے ساتھ یہ کیسے ایسوسیٹ ہے اس کو سمجھتے ہیں ود دا ہیلپ آف دس فگر. یہاں دیکھیں, یہاں ہمارے پاس ایک یہ آپ سپوز کر لیں کہ یہ ایک سر ہے اور باقی جو ہے وہ 3 اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا, اب سر جو ہے وہ ان کو ایک میسو باڈی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اس کا جو ہے وہ میس بتائیں. جو ایکچوئل میس ہے اس میسو باڈی کا وہ 17 kg. آپ سپوز کر لیں کہ ایکچوئل میس جو ہے وہ 17 kg ہے. اب یہ بچی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ سر جو ہے اس کا جو میس آیا ہے وہ 16.5 kg ہے. یہ بچہ بتاتا ہے کہ سر جو اس کا میس ہے وہ 16.4 kg ہے. لیکن جب یہ بچہ میجر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سر یہ 17.2 kg میس ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کس کا ریزلٹ زیادہ ایکوریٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی اس بچے کا جو آنسر ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہے. کیوں زیادہ ایکوریٹ ہے؟ کیونکہ جو ٹریو ویلیو ہے وہ 17 kg ہے. تو 17 kg کے جو قریب لائے کر رہی ہے وہ اس کی ریڈنگ لائے کر رہی ہے. تو یہ جو ہے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بالکل تو ایکوریٹ نہیں ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ایکوریٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ان کے ریزلٹس کے. ان دونوں کی ریڈنگز کو اگر ہم کمپیئر کریں تو اس کے مقابلے میں اس یلو شرٹ والے بچے کا جو آنسر ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زیادہ ٹریو ویلیو کے کلوز ہے. تو جو ریڈنگز یعنی جو ریزلٹس, جو میجرمنٹس, جو ویلیو ایکچوئل ویلیو سے زیادہ کلوز ہوں گی اتنا زیادہ وہ ویلیو ایکوریٹ ہوگی. لیکن آپ اس کو دیکھیں اگر, تو یہاں یہ جو ریڈنگز ہیں یہ ایکچوئل ویلیو کے کلوز نہیں ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیس ایکوریٹ ہے. یہ بھی ایکچوئل ویلیو کے کلوز نہیں ہے, لیس ایکوریٹ ہے. لیکن یہ دونوں ریڈنگز آپس میں بہت زیادہ کلوز ہیں. تو ریڈنگز کا یہ 16.4 ہے, یہ 16.5 ہے. تو ریڈنگز کا آپس میں جو کلوز ہونا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں پریسیجن کا. تو پریسیجن کسے کہتے ہیں کہ ریڈنگز آپس میں کتنا کلوز ہیں. اور ایکوریسی کسے کہتے ہیں کہ ریڈنگز ٹریو ویلیو کے کتنا کلوز ہے. اس کو ہم فردر سمجھتے ہیں ایک اور ایگزامپل کی مدد سے. یہاں دیکھیں, یہاں ہمارے پاس اگین ایک پینسل ہے اور اس کی میجرمنٹس ہیں, اور اس کی میجرمنٹس جو اس کی ایکچوئل ویلیو ہے وہ 17 سینٹی میٹر ہے. اب بچوں کو دی جاتی ہے, علی اسنین ہے, احتشام ہے اور حریرہ ہے.
अच्छा, इन तीनों बच्चों को कहा जाता है कि इसकी मेजरमेंट लेकर बताएं। तो अली हसनैन बताते हैं कि सर इसकी रीडिंग जो है वो 16.6 है, एहतशाम बताते हैं 16.7 और हुरैरा बताता है 17.1। अब आप मुझे बताएं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है। तो डेफिनेटली हुरैरा की वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के। तो जितना कोई मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होगी उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अब ये दोनों रीडिंग्स इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये दोनों प्रीसाइज है। अब इसका आंसर क्या है कि ये आपस में क्लोज है। तो आपस में क्लोज होना बताता है प्रिसीजन, और ट्रू वैल्यू के क्लोज होना बताता है एक्यूरेसी बताता है। ये बात आपने माइंड में रखी। अब आ जाए डिफरेंस के ऊपर कि प्रिसीजन और डिफरेंस, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। तो प्रिसीजन हमें यही बताती है, प्रिसीजन टेल्स हाउ वैल्यू और मेजरमेंट क्लोज टू ईच अदर, कि वैल्यू और मेजरमेंट कितना एक दूसरे के क्लोज है। जबकि एक्यूरेसी हमें क्या बताती है, एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि हाउ वैल्यू क्लोज्ड विद एक्चुअल वैल्यू, कि एक्चुअल वैल्यू से वैल्यू कितना क्लोज्ड है। दूसरी चीज, प्रिसीजन डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट पर एंड टेक्निक पर यूज टू मेक द मेजरमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट या उस टेक्निक पर बेस कर रही होती है जिसके अकॉर्डिंग आप जो है वो मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा है तो आपकी ज़्यादा प्रिसीजन होगी, आपकी टेक्निक अच्छी है तो प्रिसीजन हाई होगी, यानी रीडिंग्स बार बार वही आ रही होंगी। लेकिन जो एक्यूरेसी है ये डिपेंड करती है लीस्ट काउंट के ऊपर। अब लीस्ट काउंट के ऊपर कैसे डिपेंड करती है इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। यहां देखें, यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास राइस है। अच्छा, इन राइस को ना हम ये समझें कि ये जो हमारे पास वेइंग बैलेंस मशीन है ये थोड़े ओल्ड एज की है, थोड़ी पुराने ज़माने की है। और इस बंदे के पास जो है ये 5 kg के स्टोन है जिसकी मदद से वो किसी भी मैस को मेजर करता है। यानी इसके पास जो इसका लीस्ट काउंट है वो 5 kg है। तो ये 5 kg 5 kg 15 kg जब यहाँ ये मैस रखता है तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा हो जाता है, ये नीचे चला जाता है और ये राइस ऊपर चले जाते हैं। अब फिर ये क्या करता है कि 10 kg यहाँ रखता है स्टोन, तो ये जो राइस है वो डाउनवर्ड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि 10 kg से ज़्यादा है और 15 kg से कम है। तो ये जो भाई साहब हैं ये हमें बताते हैं कि भाईजान इसकी जो इसका जो मैस है वो 10 kg है। तो अप्रॉक्सीमेट बताता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 5 kg के पत्थर हैं, 5 kg के स्टोन हैं जिनकी मदद से ये मैस को मेजर कर रहा है। अब यही मैस हम डिजिटल वेइंग बैलेंस मशीन की मदद से मेजर करते हैं। जब इसकी मदद से मेजर करते हैं तो ये हमें एग्जैक्ट 12 kg बताता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो लीस्ट काउंट है आप देख सकते हैं 0.1 है, 0.1 kg है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि 100 ग्राम है। जबकि इसका लीस्ट काउंट 5 kg है। तो किसका लीस्ट काउंट कम है? इसका लीस्ट काउंट कम है ना। तो जिसका लीस्ट काउंट कम होगा इसने ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देनी है, और इसका लीस्ट काउंट ज्यादा है तो ये जो है वो कम एक्यूरेट मेजरमेंट हमें देगा। लीस्ट काउंट का क्या मतलब है कि कम से कम मेजरमेंट जो हम ले सकते हैं। तो इस तराजू की मदद से हम कम से कम जो मेजरमेंट ले सकते हैं वो 5 kg की ले सकते हैं, और इस वेइंग बैलेंस मशीन की मदद से जो कम से कम हम मेजरमेंट ले सकते हैं वो 0.1 kg की ले सकते हैं। तो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू किसकी है? इस वेइंग बैलेंस मशीन की है। इसका आंसर क्या है कि इसका लीस्ट काउंट कम है। तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा, यहां लिखा है कि एन इंस्ट्रूमेंट विद अ स्मॉलर लीस्ट काउंट, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट स्मॉलर होगा जनरली गिव्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, तो वो ज्यादा मेजरमेंट एक्यूरेट देगा। अच्छा जी, तीसरे पॉइंट की तरफ आए। तीसरा पॉइंट ये है कि एक्यूरेसी इज इफेक्टेड बाय सिस्टमैटिक एरर। एक्यूरेसी इफेक्ट होती है, मुतासिर होती है सिस्टमैटिक एरर से। अगर आपकी मेजरमेंट्स के अंदर सिस्टमैटिक एरर है, तरतीबवार गलती है, तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो इफेक्ट होगी। जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था कि हमने जो देखा था ये यहाँ कि अगर हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें सिस्टमैटिक एरर था, यानी सिस्टमैटिक एरर होने की वजह से ये हमेशा 10 kg ज़्यादा बता रहा था। अब जब भी हम मेजरमेंट लेंगे तो हमारी रीडिंग्स के अंदर 10 kg जो है वो ज़्यादा आएगा। तो ये जो 10 kg का ज़्यादा आना है इसकी वजह से जो एक्यूरेसी है, हमारी जो एक्यूरेसी है, यानी एक्यूरेट तो रिजल्ट इसका 50 kg था लेकिन ये 10 kg ज़्यादा आ रहा था। तो 10 kg ज़्यादा किस वजह से आया? सिस्टमैटिक एरर से आया। तो सिस्टमैटिक एरर अगर है मेजरमेंट्स के अंदर तो ये एक्यूरेसी को इफेक्ट करेगा, एक्यूरेसी इससे ख़राब होगी। इसी तरह से अगर हम रैंडम एरर की बात करें तो प्रिसीजन जो है इज इफेक्टेड बाय रैंडम एरर, वो रैंडम एरर से इफेक्ट होती है। यानी अगर आपको प्रिसाइज मेजरमेंट लेनी है तो फिर क्या होना चाहिए कि रैंडम एरर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, यानी फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए रिजल्ट्स के अंदर, तो तब ही ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें
यहाँ देखें, यहाँ अब हम स्टडी करने जा रहे हैं 1.10 आर्टिकल विच इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स से पहले आप ये समझें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यू और यू कैन से फिगर्स। एक होती हैं हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू और एक होती है मेजर्ड वैल्यू, और ये आपकी बुक में बताई गई है। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू किसे कहते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू आर दोज दैट आर काउंटेड क्लियरली, यानी ऐसी वैल्यू जिनको आप क्लियरली काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को बताएं कि आई हैव 3 पेंसिल और 2 बुक्स, तो ये आपके पास 3 पेंसिल आपने काउंट कर लिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3.1 पेंसिल होगी या 3.5 पेंसिल होंगी, बस 3 पेंसिल्स होंगी या 4 पेंसिल्स होंगी या 5 पेंसिल्स होंगी। अब बिल्कुल इसमें श्योरिटी होगी आपको कि कितनी इसकी वैल्यूज कितनी है। लेकिन कुछ ऐसी मेजरमेंट्स होती हैं जिनमें आपको 100% श्योरिटी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यूज विच कम इन द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट्स, किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट में जो वैल्यूज आती हैं इसको हम क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ पेंसिल की जो लेंथ है, तो इसमें आप बिल्कुल श्योर नहीं होंगे कि इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है, यानी कुछ ना कुछ इसके अंदर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही होगी। अब हम चलते हैं और मजीद इसको समझते हैं। यहां देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेंसिल है और इस पेंसिल की हम मेजरमेंट ले रहे हैं। अगेन, अब ये जो स्केल है, इस स्केल में जो हमारे पास रीडिंग हम ले सकते हैं इजीली वो ये है कि 0.5 की ले सकते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो लेंथ है इस पेंसिल की वो कितनी है, यहाँ आपको आ रही है नज़र, 9 है या 9.5 सेंटीमीटर है, तो बच्चे कहेंगे कि सर ये 9.2 सेंटीमीटर है, या हो सकता है कोई कहें कि 9.1 सेंटीमीटर है। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे कहेंगे कि सर ये 9 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल चले हम लिख लेते हैं 9.1 सेंटीमीटर है, तो ये रीडिंग्स नहीं हो सकती। अब मैं कहूंगा, आप कहेंगे कि क्यों नहीं हो सकती? ये इस वजह से नहीं हो सकती कि इसका जो लीस्ट काउंट है उसने हमने रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ है। वो कहता है कि 9.5 बताओ या फिर 10 बता दो या 9 बता दो, 9.1 आपको अलाउ नहीं है। लेकिन हम जब किसी को बताएंगे कि इसकी रीडिंग्स जो है वो 9.5 तो नहीं है, अब एग्जैक्ट 9.5 तो 9.5 से पहले है, तो हम इसको खुद से अंदाजा लगाकर कह देंगे कि हो सकता है कि 9.2 हो, हम वैसे कह देंगे कि 9.2 है। तो लेकिन एक बात है कि ये जो 9 वाला डिजिट है इसमें बिल्कुल हम श्योर हैं, इसमें हम बिल्कुल हमें श्योरिटी है। लेकिन जो दूसरा डिजिट है इसमें हमें अनश्योर है या अनसर्टेनिटी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो एक बिल्कुल एक्यूरेट डिजिट एक से ज्यादा हो सकते हैं, और एक डाउटफुल डिजिट, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। तो यहां देखें, जैसे मेजर्ड वैल्यू लेट्स सपोज 9.1 है, अब 9 के बारे में तो बिल्कुल हम श्योर हैं कि 9 ही है, 9 से आगे नजर आ रहा है, लेकिन आगे 1 है, 2 है, 3 है, ये हम मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट हमें कहता है कि या तो 9 बताएं या 9.5 बताएं। अगर 9.5 पे होती, यहां होती, तो हम बिल्कुल एक्यूरेट बता देते कि ये 9.5 है। बीच वाली रीडिंग्स तो हम मेजर ही नहीं कर सकते इसकी मदद से, लेकिन हमने खुद कह दिया कि ये अप्रोक्सीमेटली 9.1 है। तो अब ये जो 9 है वो बिल्कुल एक्यूरेट डिजिट है, जो 1 है वो क्या है? डाउटफुल डिजिट है। तो ये जो दोनों एक एक्यूरेट और एक डाउटफुल, ये जब दोनों मिले तो इन्होंने क्या बना दिया? इस फिगर को सिग्निफिकेंट बना दिया। तो ऐसी फिगर जिसमें एक्यूरेट डिजिट हो और डाउटफुल डिजिट हो, इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। एक्यूरेटली नोन डिजिट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन डाउटफुल डिजिट जो है वो एक ही होना चाहिए। तो ये सारे फिगर्स, ये सारे डिजिट मिलकर क्या बनाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाएंगे। आगे क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर इज अ नंबर दैट इज बिलीव टू बी करेक्ट, यानी ये बिलीव किया जाता है ये करेक्ट है, विद सम अनसर्टेनिटी ओनली इन द लास्ट डिजिट। इसके लास्ट डिजिट में क्या होगी? अनसर्टेनिटी होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जनरल रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसका जो पहला रूल है वो ये है कि ऑल डिजिट रिपोर्टेड एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट, यानी वो तमाम मेजरमेंट जो कि किसी रिजल्ट्स के तौर पर आपने हासिल की हैं या रिपोर्ट की हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। दूसरा रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अब जैसे यहां देखें कि इसमें कोई जीरो नहीं आ रहा है इस फिगर में, 2 4 5 3, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 4 सिग्निफिकेंट है। इसमें आप देखें कि कोई जीरो नहीं है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है, लेकिन ये तीनों के तीनों जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। आगे देखें, एंडिंग जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब ये जो एंडिंग जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते।
For example, in a report that 29,000 spectators watch a cricket match, then it have two significant figures. अब देखिए कि अगर ये बताया जाए कि 29,000 जो हैं वो स्पेक्टेटर्स हैं जिन्होंने मैच देखा, तो इस सूरत में सिर्फ जो है वो दो सिग्निफिकेंट होंगे. कौन कौन से? 2 और 9 सिग्निफिकेंट होंगे. ये वाले जो नंबर्स होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 जो है वो हमारे पास एक्यूरेट डिजिट है, और ये जो 9 है ये डाउटफुल डिजिट है, यानी डाउट क्रिएट हो गया. हो सकता है कि 29 के बजाय 28,000 होते, 27,000 होते. तो इस 9 में जो है वो हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटी लाई कर रही है. इसकी वजह से ये 2 और 9 मिलकर सिग्निफिकेंट बनाते हैं, बाकी 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. इसी के साथ अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट कम्स बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. अब देखें कि ये जो जीरोज हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये जो 2 0 हैं, ये किसी डिजिट के बाद नहीं आ रहे, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट नहीं है. इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो क्या है? 2, 9 और 0. ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. ये जो 0 है वो डिजिट के बाद आ रहा है, 9 के बाद आ रहा है, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट है, और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. आगे देखें, अगर हम एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज में आप देखें यहां हमने बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो देखें ये ट्रैपिंग जीरोज हैं. जो ट्रैपिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इस सूरत में ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. आगे देखें, इसमें देखें कि स्टार्टिंग जीरो जो हैं ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, जस्ट 3, 5, 8, 0 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. नेक्स्ट देखें, इसमें जो हैं वो एंडिंग जीरोज हैं, लेकिन ये डेसिमल नंबर के बाद आ रहे हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं, और इससे पहले डिजिट भी है, इस वजह से ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, और 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है. लास्ट देखें आप कि इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 3 है. 10⁻⁻27 को आपने इग्नोर करना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये है, यानी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट आप देखें, अगेन ट्रैपिंग जीरोज हैं, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे. 4 सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर हैं. So dear students, this is all about unit 1 which is physical quantities and measurements. अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं. इंशाल्लाह मैं लाजमी तौर पर एड्रेस करूंगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.